हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 29 नवंबर। तो 29 नवंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के से, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 28 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का आंसर बताने वाली हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान होता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो रेगुलर नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर कर रही हूँ। तो आपका टेस्ट है कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर। तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देहरादून हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा जाएगा। तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाल ही में देहरादून का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है जोली ग्रांट हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। और देखिए, इस चीज के लिए जो हमारी उत्तराखंड के मंत्रिमंडल है उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब इनकी डेथ हुई थी उसके बाद बहुत सारी चीजों के नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे गए हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि लखनऊ को जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम बदलकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और उस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, तो उस स्टेडियम का नाम रखा गया है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब यहाँ पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और ये 3 बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार तो ये 1996 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे 13 दिनों के लिए। उसके बाद ये 1998 से लेकर 1999 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 13 महीनों के लिए। और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, तो सबसे पहले इन्हें 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2015 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि देहरादून हवाई अड्डे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। देहरादून कहाँ है आपको पता होना चाहिए। तो देहरादून उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मार्गडे यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, बता दिया आपको। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीट है 70। इतनी बड़ी बात है आपको उत्तराखंड के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति किसने शुरू किया है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण कौन है। तो मैंने आपको कई बार बताया है पीछे कि जो निर्मला सीतारमण है ये हमारे प्रेजेंट में रक्षा मंत्री हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इन्होंने हाल ही में मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया है। और ये मिशन कहाँ पर शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है निर्मला सीतारमण ने। अब ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन को इसलिए शुरू किया गया ताकि हमारी जो रक्षा अनुसंधान है और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं उन्होंने जो रक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति को शुरू किया गया है। सो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि ग्रुप 20, G20 का मतलब होता है ग्रुप 20, और इसके लिए शिखर सम्मेलन हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये शिखर सम्मेलन की 13वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है वो आपको बताना है। तो इसे 13वें संस्करण की मेजबानी अर्जेंटीना कर रहा है। ये 2018 में जो इसका ग्रुप 20 का सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी अर्जेंटीना कर रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, वो इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। और देखिए, इस शिखर सम्मेलन के दौरान त्रिपक्षीय बैठक भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। त्रिपक्षीय मतलब नाम से क्लियर होगा कि 3 देशों के बीच में ये बैठक होगी। तो किन किन देशों के बीच में होगी, तो भारत, अमेरिका और जापान के बीच में ये बैठक होगी, त्रिपक्षीय बैठक। और हमारे भारत की तरफ से तो
नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे, और अमेरिका की तरफ से जो उनके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शिंजो एब, वो इस त्रिपक्षीय बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए इस त्रिपक्षीय बैठक में जो हमारी भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसके बाद जो मुद्रा योजना वगैरह चलाई है, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। अब क्योंकि ये शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो अर्जेंटीना के बारे में आपको पता चाहिए। उसके बाद ले आपको ग्रुप 20 के बारे में बताती हूँ। देखिए ग्रुप 20 इसका गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ है, और इसके जो फाउंडर वो आप लोग को पते लगे। देखिए पहले क्या था कि जब इसका गठन किया गया था तब इसमें सिर्फ 7 देश मेंबर थे इसके, उसके बाद धीरे धीरे कुछ शामिल होते रहे देश, उसके बाद इनका 20 देशों का ग्रुप बन गया है। और इसके जो चेयरमैन है ग्रुप 20 का, उनका नाम है मोरिशियो मैक्री, और मेंबर आप लोग को नाम से क्लियर हो गया कि 20 देश इसके मेंबर है। अर्जेंटीना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेड कलर का मार्क है, यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की करेंसी है पैसो, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है मोरिशियो मैक्री, अर्जेंटीना के वाइस प्रेसिडेंट है गैब्रिन मिच्री। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो उस देश का नाम है नेपाल। हाल ही में नेपाल ने सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है, और इस योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है वो भी आपको पता नहीं चाहिए, तो उनका नाम है खड्गा प्रसाद ओली। बहुत बार आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए ये सामाजिक सुरक्षा योजना ये क्यों शुरू की गई है? तो ये इसलिए शुरू की गई है ताकि जो लेबर्स हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो लेबर्स वगैरह हैं, उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके फ्री में। इसलिए इसे सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। नेपाल ने शुरू किया, तो नेपाल के बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है भारत के ऊपर, यहाँ पर नेपाल, कैपिटल इसकी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपालीज रूपी, नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर खड्गा प्रसाद ओली। पता लग गया था आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया नामक पुस्तक का उद्घाटन किन्होंने किया? तो उनका नाम है अरुण जेटली। अरुण जेटली कौन है? तो अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया नामक बुक का उद्घाटन किया है। इस बुक का पूरा नाम आपको मैं बताती हूँ। इस बुक का पूरा नाम है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अंडर मोदी गवर्नमेंट। और इस बुक के संपादक कौन कौन है उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो इस बुक के संपादक उनका नाम है डॉक्टर विवेक देबॉय, और दूसरे संपादक हैं डॉक्टर अरिनवान गांगुली, और तीसरे संपादक है श्री किशोर देसाई। ये तीन संपादक है इस बुक के। और उसके बाद आपको पता चाहिए कि ये बुक क्यों लिखी गई है, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। तो इस बुक में शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड 51 निबंध शामिल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर आपके लिए अरुण जेटली जी का ही नाम होगा। आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि हमारे वित्त मंत्री कौन है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है अरुण जेटली। क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया है? तो शहर का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, जहां पर हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया है। और देखिए उड़ीसा के अंदर यानी कि भुवनेश्वर के अंदर इस हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भुवनेश्वर में जो एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंग स्टेडियम, वहां पर इस हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया। और ऐसा तीसरी बार हुआ है जब हमारे भारत ने इस हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी की है। इससे पहले भी 2 बार हमारा भारत इस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। एक बार तो 1982 में हमारे भारत ने इसकी मेजबानी की थी, और उस टाइम ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था हॉकी विश्व कप। उसके बाद 2010 में हमारे भारत ने इसकी मेजबानी की थी, और 2010 में न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और देखिए ये हॉकी विश्व कप 2018 ये कब से कब तक चलेगा? तो 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये चलेगा। अब यहाँ पर आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो माड़ी यहाँ पर उड़ीसा की कैपिटल बता दिया आप लोगों को भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147। और उड़ीसा का फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य घूमरा, छऊ और उड़ीसी। और उड़ीसा का नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका नेशनल पार्क। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अजीज का निधन हो गया, और आपको बताना है कि उन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो मोहम्मद अजीज ये एक सिंगर थे यानी कि एक गायक थे ये, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है मोहम्मद अजीज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो इनका निधन मुंबई में हुआ है। देखिए ये कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर इनका निधन हो गया है। इनकी जो डेथ है वो 64 ईयर की एज में हुई है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो मोहम्मद अजीज थे उन्होंने बहुत ही फेमस गाने गाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 गाने मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला तो इनका जो फेमस गाना है वो है माई नेम इज लखन, और उसके बाद दूसरा जो इनका फेमस गाना है वो है मर्द टांगे वाला।
सुना ही होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कि युवा शांति सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो युवा शांति सम्मेलन ये हाल ही में नई दिल्ली में शुरू किया गया है और ये सम्मेलन कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि 3 दिवसीय ये सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सम्मेलन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति, उसके बाद यूनेस्को, MGIEP और स्टैंडिंग टुगेदर टू इनेबल पीस ट्रस्ट के द्वारा ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये सम्मेलन क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता गया है? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, जो कि आने वाली है, तो उसकी याद में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओयो ने अपने रियल स्टेट बिजनेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो उनका नाम है रोहित कपूर, जिन्हें हाल ही में ओयो ने अपने रियल स्टेट बिजनेस के CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपको रोहित कपूर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी होगी कि जो रोहित कपूर है ये इससे पहले मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस के कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं और उनके बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं ये रोहित कपूर। अब ओयो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ओयो है क्या। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसकी स्थापना 2013 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर भारत में है और इसके जो फाउंडर उनका नाम है रितेश अग्रवाल और CEO भी रितेश अग्रवाल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के स्टार्टअप सेक्टर्स पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है। अब ये सर्वेक्षण क्यों शुरू किया गया है? तो जितने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग और उनको बिजनेस स्टार्ट करने में यानी कि स्टार्टअप करने में जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके सोल्यूशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वेक्षण शुरू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है उर्जित पटेल और जो उर्जित पटेल है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर हैं। ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। और अगर उर्जित पटेल 24वें गवर्नर हैं तो पहले गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो गीता महोत्सव है 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो साझेदारी देश है वो मॉरिशस है और जो भागीदारी राज्य है वो गुजरात है। और हमारा भारत तो इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टिसिपेट कर ही रहा है क्योंकि भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो मॉरिशियो, इंडोनेशिया, ईरान और रूस के कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरियाणा में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हरियाणा के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर जो मार्क एरिया है हरियाणा है, कैपिटल चंडीगढ़ है। और देखिए, जो चंडीगढ़ है ये पंजाब की भी कैपिटल है, ये भी आपको पता होगा। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90। और हरियाणा का फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य डागनी। और हरियाणा का नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर नेशनल। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने मार्शल लॉ लागू किया है? तो देश का नाम है यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। अब ये लॉ किसने लागू किया मार्शल लॉ? तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है पेट्रो पोरोशेंको, उन्होंने इस मार्शल लॉ को लागू किया है। क्यों लागू किया गया? ये मार्शल लॉ क्यों लागू कर दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब आतंकवाद का खतरा बढ़ जाता है, जब किसी देश को लगता है कि उसके ऊपर आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है तो इस मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे, तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 3 हवाई जहाज़ों पर हमला कर दिया, इसलिए यूक्रेन ने ये मार्शल लॉ लागू किया यूक्रेन पर। और ये जो मार्शल लॉ ये 30 दिनों तक लागू रहेगा। यूक्रेन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मान लो यूक्रेन है, कैपिटल इसकी कीव है, करेंसी यूक्रेनियन हरेविया है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग को बता दिया पेट्रो पोरोशेंको। और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वोलोडिमिर ग्रोसमैन। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आपकी 29 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक टेस्ट दूंगी आपको, तो टेस्ट है आज का कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बता देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।